मुगल काल। मुगल वंश का इतिहास देखते हैं हम लोग। मुगल वंश का इतिहास 1526 में प्रारंभ होता है। इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके बाद इसके बाद हम इस वंश के शासकों में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का इतिहास का अध्ययन करते हैं। मुगल शब्द लैटिन भाषा के मोंग से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। बाबर 1526 से 30। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजन में हुआ था, जो मध्य एशिया की प्रसिद्ध रियासत फरगना का भाग था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। अपने पिता की तरफ से बाबर तैमूर का 5वां वंशज तथा माता कुतुब निगार खानम, माता का नाम कुतुब निगार खानम था। यह अपनी माता की तरफ से मंगोल नेता चंगेज खां का 14वां वंशज था। पिता की तरफ से तैमूरी और माता की तरफ से मंगोल। बाबर के पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो गई। तब बाबर ने अपने पिता के पैतृक रियासत फरगना के शासक को 12 वर्ष की उम्र में संभाला, अर्थात बाबर पहली बार मध्य एशिया की प्रसिद्ध रियासत फरगना का स्वामी बना। फरगना का स्वामी बनने के बाद बाबर ने इसके पड़ोसी रियासत समरकंद को भी प्राप्त करने का प्रयास किया, और एक समय ऐसा आया कि बाबर ने फरगना के लिए समरकंद को प्राप्त कर लिया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि समरकंद के लिए फरगना खो दिया। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि फरगना और समरकंद दोनों हमारे हाथ से पके हुए आम के फल की तरह थे, और आए और वैसे ही चले गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में यह भी लिखा कि समरकंद जैसा स्थान तत्कालीन विश्व में कोई दूसरा नहीं। बाबर समरकंद को इसलिए प्राप्त करना चाहता था क्योंकि समरकंद का सांस्कृतिक विकास 150 वर्षों में बड़े पैमाने पर हुआ था, और यह इतने वर्षों में ही तैमूरियों की राजधानी था। सर-ए-पूल का युद्ध 1502 में। इस युद्ध में ईरान के शासक शैबानी का उज़्बेक ने बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से अंतिम रूप से निष्कासित कर दिया था। इसी समय बाबर को भारत के धन संपदा के बारे में जानकारी एक बुढ़िया से प्राप्त हुई। नोट: वर्ष 1504 ईस्वी में बाबर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की विजय की, और इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर ली, और यह बादशाह का विशुद्ध शब्द है, इसलिए मुगल वंश के शासकों को बादशाह के नाम से जाना गया, जबकि दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान एवं प्राचीन भारत के शासकों को राजा के नाम से जाना गया। काबुल विजय के पश्चात बाबर के जीवन में पुनः आवारापन आ गया, क्योंकि काबुल भी इसके हाथों से निकल गया। इसी समय बाबर का भारत के ऊपर अभियान करने का मन बना। बाबर ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंचकर अपनी सेना को संगठित करके उसको मजबूत करना प्रारंभ किया। बाबर ने 1519 ईस्वी में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित बाजौर और भेरा के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया, और इसी युद्ध में पहली बार भारतीयों के खिलाफ बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। बाबर इस विजय के पूर्व में तुगलुमा युद्ध नीति, तोप चलाने की नीति, बंदूक चलाने की नीति और सेना की व्यूहरचना ईरानियों और उज़्बेकियों से सीख चुका था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। इस युद्ध के पूर्व भारत में लोदी वंश का शासन था। इसका शासक इब्राहिम लोदी था।
इब्राहिम लोदी ने उसके इब्राहिम इब्राहिम लोदी ने उसके अधिकारी और परिवार के लोग इब्राहिम लोदी से उसके अधिकारी और परिवार के लोग नफरत करते थे, इसलिए दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, दिलावर खां लोदी ने बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया। इसी समय राजपूताना शासक राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाया। वर्ष 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर पानीपत के युद्ध के मैदान में पहुंचकर अपनी सेना के चारों तरफ गहरी खाई खोदकर उसके चारों तरफ पानी भर दिया और सूखे पेड़ों की बाड़ लगा दी। बाबर का इस युद्ध में सहयोग उसके सैनिकों एवं तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा ने की, जबकि लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को उसके सहयोगी मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने किया, और ये दोनों बाबर के द्वारा युद्ध के मैदान में ही मारे गए। बाबर ने इस युद्ध में विजय के बाद कलंदर तथा दानी की उपाधि ग्रहण की और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी। खानवा आगरा से कुछ दूरी पर स्थित है। यह राजपूताना क्षेत्र था। इस युद्ध का कारण बाबर का साम्राज्यवादी होना था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाबर ने जब भारत में बसने का निर्णय लिया तब राणा सांगा नाराज हो गया, क्योंकि वह यह जानता था कि बाबर भी तैमूर की तरह दिल्ली पर आक्रमण करके धन लेकर चला जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब राणा सांगा नाराज हो गया। इस युद्ध के कारण राणा सांगा द्वारा बाबर के दुश्मनों को संरक्षण देना भी था। इस युद्ध के पूर्व किसी ने भविष्यवाणी की थी कि बाबर इस युद्ध में पराजित हो जाएगा, जिससे बाबर की सेना का उत्साह कम हो गया था। फलतः बाबर ने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए। शराबबंदी की नीति लागू की तथा शराब की बोतलों को तोड़वा दिया। तगमा और मीट बहरी नामक व्यापारिक करों को माफ करने की बात कही। अपने सैनिकों से अपने सामने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने की बात कही। इस समय बाबर ने पहली बार इस युद्ध के प्रारंभ में खानवा के युद्ध को जिहाद के युद्ध अर्थात धर्म के युद्ध की घोषणा की। बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय के मध्य। चंदेरी बुंदेलखंड में स्थित सामरिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। चंदेरी का राजपूताना शासक मेदिनी राय था। इस युद्ध को भी बाबर ने धर्म युद्ध अर्थात जिहाद का कहा। इसमें मेदिनी राय और चंदेरी की मुगल राज्य का हिस्सा बना लिया। चंदेरी को मुगल राज्य का हिस्सा बना लिया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। बाबर ने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित कर दिया था और यहाँ से भाग गया। बाबर के अंतिम दिन वर्ष 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। यहीं पर बाबर का मकबरा आज भी है, लेकिन कालांतर में बाबर की पत्नी यूसुफ जई ने बाबर का एक मकबरा अफगानिस्तान काबुल में भी बनवाया था। बाबरनामा को हम तुजु के बाबरी के नाम से भी जानते हैं। इसका लेखक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर ने इसको मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा। बाबर विश्व के इतिहास में बाबरनामा के कारण ही प्रसिद्ध है। बाबर की बाबरनामा में तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद मैडम बैवरीज ने किया था।
बाबरनामा का फारसी से अंग्रेजी में लीडन और उसिकन ने किया था। तुर्की भाषा से अंग्रेजी में मैडम बेवरनीज ने और फारसी से अंग्रेजी में लीडन उसिकन ने किया था। फारसी भाषा में अनुवाद हुमायूं के समय में फयंद खां ने किया। मुख्य रूप से फारसी में अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान ने किया। बाबरनामा में बाबर ने भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया। बाबर ने इसमें तत्कालीन भारत के 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है। हिंदू राज्यों में मेवाड़ और विजयनगर थे, जबकि बाबर ने कहा कि विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसमें 5 मुस्लिम शासकों दिल्ली, बहमनी, मालवा, गुजरात और बंगाल थे। बाबर ने इस युद्ध में बाबर ने इस पुस्तक में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत नामक 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। बाबर ने इसी में बिहार की नदियों को वरदान और अभिशाप के रूप में अली नदी भी कहा है। हुमायूं 1508 में, इसका जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेग था। बाबर के शासन का समय 1530 से हुमायूं के भारत का शासन करने का समय 1530 से 1540 और 1555 से 1556 2 कार्यकाल थे। हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है। बाबर ने हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी नामक 4 पुत्र थे। बाबर के हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है। बाबर के हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी नामक 4 पुत्र थे। बाबर ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने साम्राज्य विभाजन की एक वसीयत छोड़ी और इसी वसीयत के अनुसार हुमायूं जब शासक बना, तब उसने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया। हुमायूं स्वयं दिल्ली का शासक बना, कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र, हिंदाल को राजस्थान का अलवर, अस्करी को उत्तर प्रदेश का संभल क्षेत्र दिया। नोट: हुमायूं ने बाबर की वसीयत के अनुसार अपने साम्राज्य का विभाजन करके पहली बार गलती कर दी थी। बाबर के 4 लड़के हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। हुमायूं के अभियान: हुमायूं ने 1531 में यूपी के बांदा जिले में स्थित कलिंजर के शासक को पराजित कर दिया। हुमायूं ने 1532 में अफगानी शासक महमूद लोदी को भी पराजित कर दिया। 1532 में ही हुमायूं ने मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार के दुर्ग को घेर डाला और इस दुर्ग पर कब्जा फरीद का था, जिसको हम इतिहास में शेर खां या शेर शाह के नाम से जानते हैं। इसने 1540 से 1545 ईस्वी के मध्य शासन किया और भारत में सेकेंड अफगानी राज्य की स्थापना की। शेरशाह के कार्य शासन काल के बारे में इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही में लिखा, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही में लिखता है, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति खेतों की पगडंडियों से गुजर रहा हो और अपने सर के ऊपर सोने एवं चांदी जैसे मूल्यवान वस्तुओं को रखकर रात के अंधेरे में भी अपने घर पहुंच जाता है, तो वह शासन काल शेरशाह का ही शासन होगा। तारीख-ए-शेरशाही, अब्बास खां शेरवानी।
हुमायूं ने मालवा गुजरात की विजय करके बंगाल में स्थित गौड़ प्रदेश की विजय की थी। इस प्रदेश का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद कर दिया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। जब हुमायूं और शेर खां एवं चौसा का युद्ध 1539 जब हुमायूं और शेर खां एवं उसके पुत्र कुतुब खां के बीच में हुआ था। चौसा गंगा और कर्मनाशा के किनारे स्थित था। इस क्षेत्र पर शेर खां का पहले से कब्जा था, लेकिन हुमायूं ने इसी मार्ग से वापसी करके अपने जीवन में दूसरी बार गलती कर दी, जिससे इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हो गई। हुमायूं कर्मनाशा नदी में डूब रहा था, लेकिन निजाम नामक एक भेस्ती अर्थात मल्लाह ने हुमायूं की जान बचाई। फलतः इसी को हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बना दिया। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करके भारत से भागने के लिए बाध्य कर दिया। यह युद्ध शेरशाह के लिए निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के पूर्व हुमायूं ने कानपुर के समीप कालपी में शेरशाह के पुत्र कुतुब खां का वध कर दिया था। हुमायूं का निर्वसन और पुनः वापसी। हुमायूं ने वर्ष 1542 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और इसी वर्ष अकबर पैदा हुआ। अकबर को हुमायूं ने महम अनगा और जीजी अनगा अकबर का पालन पोषण करने वाली महिलाएं दाइमा के पास छोड़कर हुमायूं ईरान चला गया। ईरान के शासक शाहतहमास ने हुमायूं से शिया धर्म ग्रहण करवाकर अपने दरबार में जगह दी। मछीवाड़ा का युद्ध मई 1555। मछीवाड़ा लुधियाना में स्थित था। इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानी शासक सिकंदर सूर के सेनापति हैवात खां और ततार खां को पराजित कर दिया। सरहिंद का युद्ध जून 1555। हुमायूं ने सिकंदर सूर को अंतिम रूप से पराजित करके भारत में दूसरी बार मुगल वंश की स्थापना की। हुमायूं ने दिल्ली में चांदनी चौक की स्थापना करवाकर मीना बाजार की स्थापना की। इसके अनुसार इसमें राजकुमार खरीदारी करते थे। आज भी यह बाजार दिल्ली की जामा मस्जिद के बिल्कुल पास है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और इसी के अनुसार सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े धारण करता था। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना की। दीनपना नगर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पड़ता है। हुमायूं ने दिल्ली में एक पुस्तकालय स्थापित करवाया था। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। फलतः इतिहासकार लेनपून ने कहा है कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए आया और लड़खड़ाते हुए चला गया। लेनपून का कहना है। अकबर 1556 से 1605। इसका जन्म अक्टूबर 1542 में सिंध में हुआ। ऐसा माना गया कि सिंध के राजा का महल अमरकोट में था और यहीं पर हुमायूं ने पनाह ली थी। फलतः वास्तविक रूप से अमरकोट के महल में ही अकबर का जन्म हुआ। अकबर के पिता का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जबकि माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं अपना जीवन का सबसे कठिन समय काट रहा था। इस समय इसके पास अकबर का जन्मोत्सव मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। फलतः इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने कंगन को बेचकर इसका जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव के बाद हुमायूं अपने पुत्र अकबर को छोड़कर ईरान चला गया।
अकबर का पालन पोषण इस समय जीजी अनगा और महामनगा नामक धाय माताओं ने किया। धाय माता अकबर का पालन पोषण करने वाला महिलाओं का समूह होता था। जब अकबर 11 वर्ष की उम्र का था तब इसने सर्वप्रथम गजनी का साम्राज्य कुछ दिनों के लिए बनाया गया था। जब अकबर 11 वर्ष की उम्र का था तब इसे सर्वप्रथम गजनी का राज्यपाल कुछ दिनों के लिए बनाया गया था। अकबर का सर्वप्रथम विवाह एक बाल विवाह के रूप में रुकैया बेगम से हुआ था। वर्ष 1556 ईस्वी में जब शेर मंडल पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई तब अकबर 13 वर्ष 4 माह की आयु में दिल्ली का शासक बना। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में था। अकबर इस समय पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर अपने राज्याभिषेक संपन्न करवाया, लेकिन इसी समय दिल्ली के ऊपर वांगपुरीय शासक इस्लाम शाह सूर ने प्रधानमंत्री हेमू ने कब्जा कर दिया। अकबर इस समय पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिले में स्थित कालानौर नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया, लेकिन इसी समय दिल्ली के ऊपर सूरवंशीय शासक इस्लाम शाह सूर के प्रधानमंत्री हेमू ने कब्जा कर लिया। दिल्ली के ऊपर सूरवंशीय शासक इस्लाम शाह सूर के प्रधानमंत्री हेमू ने कब्जा कर लिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। इस युद्ध में अकबर ने अपने सेनापति बैरम खां के सहयोग से हेमू अर्थात हेमचंद को पराजित कर दिया। इस युद्ध के मध्य में हेमू की आंखों पर एक कील लगा और इसी से यह घायल हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि हेमू का पराजित होना उसका दुर्भाग्य था, जबकि अकबर का विजय होना उसका सौभाग्य था। हेमू अर्थात हेमचंद। हेमू सूर वंश के शासक इस्लाम शाह सूर का प्रधानमंत्री था। हेमू ने अपने जीवन की शुरुआत हरियाणा में स्थित रेवाड़ी के बाजारों में नमक बेचकर की थी। यह जाति से वैश्य अर्थात बनिया था। इसने अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़कर प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त किया। हेमू अंतिम हिंदू शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके पूर्व भारत के 14 हिंदू शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू ने अपने जीवन में कुल 24 युद्ध लड़े थे। 22 युद्ध में सफलता प्राप्त कर चुका था। पानीपत में एक नहीं बल्कि 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध 1526, दूसरा 56, तीसरा 61 में। एक ही स्थान पर तीनों युद्ध होने का निम्नलिखित कारण था। इस समय परंपरागत रूप से युद्ध बड़े मैदानों में होते थे और पानीपत इसके लिए विख्यात था। पानीपत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि कोई भी विदेशी दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके जब कब्जा करना चाहता था तब दिल्ली से पानीपत की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा थी। इसलिए दिल्ली के शासक दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए पानीपत पहुंच जाते थे। बैरम खां का संरक्षण। बैरम खां शिया मतावलंबी था। बैरम खां कराईकुल जस्ती का तुर्क था। बैरम खां कराईकुलू जस्ती का तुर्क था।
बैरम खान हुमायूं के साथ भारत आया था। बैरम खान ने हुमायूं को मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में विजय दिलाई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद यह अकबर का संरक्षक और मुख्य सेनापति बना। बैरम खान ने अकबर को पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय दिलाई। जब अकबर शासक बना तब इसने 1556 से लेकर 1560 तक अकबर को संरक्षण दिया। बैरम खान ने 1556 से 60, इसलिए इस काल को अकबर के समय में बैरम खां का काल कहा गया। बैरम खां उदार कूटनीतिज्ञ, साहसी, कुशल सेनापति था, लेकिन साथ साथ यह अहंकारी, दंभी और जल्दबाजी में भी निर्णय लेने वाला था। इसलिए इसके पतन में यह कारण के रूप में रहा। अकबर की धाय माताओं ने बैरम खां के खिलाफ अकबर को भटकाया। इसलिए अकबर ने अपने दरबार में बैरम खां को बुला के 3 बातें कही। दरबारी सलाहकार बनने की बात कही, कालपी की जागीर प्राप्त करने की बात कही, मक्का की धार्मिक यात्रा पर जाने की बात कही। बैरम खान ने मक्का पर जाने की बात को कबूल किया। इस समय गुजरात को मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि अधिकतर जहाजें यहाँ से मक्का के लिए जाती थी। बैरम खां गुजरात के पाटन में पर पहुंचा था। यहीं पर मुबारक खां नामक एक पठान ने छुरा घोंपकर बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक खां के पिता की हत्या बैरम खां ने मछीवाड़ा के युद्ध में की थी। फलतः मुबारक खां ने बैरम खां से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। जब अकबर को इसकी सूचना मिली तब अकबर ने बैरम खां के शव को शाही सेना के निरीक्षण में दिल्ली मंगवाया। बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम को अपनी पत्नी बना लिया और इसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि देकर अपने नवरत्नों में जगह दे दी। अकबर के नवरत्न अबुल फजल, अबुल फैजी, रहीम खान खाना, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा या हकीम हुकाम भगवान दास। अकबर के अंतिम दिन अकबर ने मुराद या दानियाल जहांगीर 3 पुत्र थे। अकबर के मुराद, दानियाल, जहांगीर या सलीम नामक 3 पुत्र थे। मुराद और दानियाल की मृत्यु अल्पायु में ही मदिरा पान करने के कारण हो गई थी। इससे अकबर दुखी रहने लगा था। अकबर के नजदीकी व्यक्ति अबुल फजल की हत्या सलीम के इशारे पर। अकबर के नजदीकी व्यक्ति अबुल फजल क्या है? अकबर के नजदीकी व्यक्ति अबुल फजल की हत्या सलीम के इशारों पर वीर सिंह बुंदेला ने 19 अगस्त 1602 को कर दी। इससे भी अकबर दुखी रहने लगा था। इसके पश्चात अकबर को अतिसार रोग हो गया और अकबर की मृत्यु 14 अक्टूबर 1605 में हो गई थी। अकबर को आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। यहीं पर इसका मकबरा स्थित है। इसका मकबरा गुंबद विहीन है और बौद्ध धर्म से प्रभावित है। मुगलों की धार्मिक नीति का निर्माता अकबर था। अकबर ने निम्नलिखित कारणों से प्रेरित होकर धार्मिक नीति का विकास किया। अकबर का पालन पोषण एक उदार वातावरण में हुआ। इसका गुरु पीर खान और संरक्षक बैरम खां उदार थे।
इस समय भक्ति आंदोलन में रहस्यवादी विचारधारा का प्रभाव भी अकबर के ऊपर पड़ा। इस समय कबीर दास, रहीम दास, मीराबाई, तुकाराम, एकनाथ, रामदेव, गुरु नानक ने धर्म के क्षेत्र में भेदभाव से अलग हटकर एक दूसरे को जोड़ने की बात कही, जबकि सूफी आंदोलन के तहत विभिन्न सिलसिलों से संबंधित संतों ने इस समय प्रचलित संकुचित प्रथाओं के ऊपर कठोर घात करके समाज को एक साथ लेकर चलने की बात कही थी। अकबर बहुसंख्यक हिंदू जनता के बीच में लोकप्रिय बनना चाहता था, इसलिए उसने धर्म के क्षेत्र में उदारतावादी नीति अर्थात सहिष्णुतावादी नीति का विकास किया था। अकबर की धार्मिक नीति के चरण, प्रथम चरण। इस चरण में अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। इस चरण में अकबर की मुलाकात शेख मुबारक से हुई और इसने अपने पुत्र अबुल फजल और फैजी को अकबर से मिलाया और अकबर ने इन दोनों पुत्रों को अपनी सेवा में ले लिया। द्वितीय चरण। इस चरण में अकबर 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना करवाई। इबादत खाना धार्मिक चर्चा परिचर्चा का एक केंद्र था, लेकिन प्रारंभ में इसे मुस्लिम धर्म और संप्रदाय के संतों के लिए खोला गया। इसमें अकबर ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से इस्लाम धर्म की खास खास बातों को जाना और समझा, लेकिन अकबर 1578 में इसी से सभी धर्म के संतों के लिए खोल दिया। फलतः हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म अच्छी अच्छी बातों को अकबर ने जान लिया और इन सभी धर्मों के संत यहाँ पर आपस में चर्चा परिचर्चा किया करते थे। इसकी पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब 1579 में फतेहपुर सीकरी में की जाने वाली मस्जिद से मजहर नामक घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र के माध्यम से अकबर भारत में इस्लाम धर्म का मुखिया अर्थात सबसे बड़ा धर्म गुरु बन गया। ऐसा अकबर ने इसलिए किया क्योंकि अकबर के समय में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने समाज में संकीर्णतावादी गतिविधियों को प्रचार प्रसार किया। फलतः अकबर मुस्लिम समाज में स्वयं के नियंत्रण से लेकर उनका उत्थान करना चाहता था। तीसरा चरण। इस चरण में अकबर ने वर्ष 1582 में सभी धर्मों के मूल बातों को ग्रहण करके एक नवीन विचारधारा का विकास किया, जिसका नाम तौहीद इलाही अर्थात दीन इलाही था। दीन इलाही का आधार सुलह कुल था, अर्थात अकबर ने अपने राज्य में एक परिवार या कुल के रूप में देखता था। अर्थात अकबर अपने राज्य को एक परिवार या कुल के रूप में देखता था। दीन इलाही की शिक्षा अकबर द्वारा रविवार को प्रदान की जाती थी। शिक्षा के समय व्यक्ति अल्लाहू अकबर और अल्लाह के यश में वृद्धि करने की बात की जाती थी। बीरबल ने दीन इलाही को स्वीकार किया। जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर ने अपने समय में अकबर की ही धार्मिक सहिष्णुता की नीति को लागू किया, लेकिन जहांगीर ने समय समय पर कट्टरता भी दिखाई थी। जहांगीर ने राजौरी कश्मीर के हिंदुओं को दंड दिया था। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करवा दी। जहांगीर ने 1605 में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो को उन्होंने संरक्षण और आशीर्वाद दिया था। जहांगीर की धार्मिक नीति सहिष्णुता और असहिष्णुता दोनों के अंश दिखाई पड़ते थे। इसने वर्ष 1633 ईस्वी में मंदिरों को तोड़ने का विस्तृत आदेश दिया। फलतः इसके समय में वाराणसी, उज्जैन और मथुरा के मंदिर तोड़ डाला गया। औरंगजेब की धार्मिक नीति।
औरंगजेब एक कट्टर शासक था। इसकी धार्मिक नीति असहिष्णुता की थी। इसने 1679 में हिंदुओं के ऊपर जजिया लगा दिया, तुलादान की प्रथा बंद किया, मोहतसिब नामक सदाचार के निरीक्षक नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसने सिखों पर कलमा अंकित करवाना बंद कर दिया। इसने दरबारी इतिहासकारों, साहित्यकारों, कलाकारों को अपने दरबार से निकाल दिया। औरंगजेब ने सोने और चांदी के बर्तनों के उपयोग पर भी रोक लगा दी। इसने बीजापुर और गोलकुंडा राज्य को भी मुगल राज्य का हिस्सा बना लिया। मंगोल की दक्कन नीति। मुगलों की दक्कन नीति का संस्थापक अकबर था। मुगलों की दक्कन नीति से तात्पर्य दक्षिण भारत के 4 राज्य से था: खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। अकबर ने अपनी दक्कन नीति की प्रेरणा समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान और अलाउद्दीन से ली थी। अकबर ने उपर्युक्त वर्णित चारों राज्यों के शासकों के पास अपने दूत और पत्र भेजे और इसके द्वारा अपनी संप्रभुता को स्वीकार करने की बात कही, लेकिन दक्कन के केवल खानदेश ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार किया। इसी समय बीजापुर और गोलकुंडा ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अकबर को पहाड़ भेजा। अहमदनगर ने न तो अकबर की संप्रभुता को स्वीकार किया और न ही कोई उपहार भेजा, इसलिए अकबर ने यहाँ की शासन के प्रति आक्रमणकारी रुख अपनाया, लेकिन यह रुख भी सीमित आक्रमण था। जहांगीर ने दक्कन राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अकबर की नीति का पालन किया और इसके समय में बचे हुए दक्कन राज्यों की संख्या 3 थी। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर शामिल थे। जहांगीर ने किसी भी दक्कनी राज्य को अपने राज्य का हिस्सा नहीं बनाया, इसलिए इतिहासकार जहांगीर की दक्कन नीति को असफल घोषित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि जहांगीर ने दक्कनी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अकबर की सीमित विस्तार नीति का पालन किया था। शाहजहां ने दक्कन राज्यों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन किया। इसने इन राज्यों के परिप्रेक्ष्य में आक्रमणकारी रुख अपनाया। शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। दक्कनी राज्यों के विषय में आदेश दिया। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने 1633 में अहमदनगर की विजय करके मुगल राज्य का हिस्सा बना लिया। औरंगजेब ने ही बीजापुर और गुजरात राज्य के शासकों से मुगलों की अधीनता को स्वीकार। बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य के शासकों से मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहा। फलतः 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। औरंगजेब ने जब मुगल सत्ता संभाली तब इसने बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ आक्रमणकारी रुख अपना लिया। औरंगजेब ने बहमनी राज्य को 1686 में, जबकि गोलकुंडा राज्य को 1687 में मुगल राज्य का हिस्सा बना लिया, जबकि इससे पूर्व खानदेश को अकबर ने एवं अहमदनगर को शाहजहां ने मुगल राज्य का हिस्सा बना लिया। मनसबदारी व्यवस्था। मनसब का शाब्दिक अर्थ पद होता है। यह पद नागरिक प्रशासन और सैनिक प्रशासन दोनों
क्षेत्र में दिया जाता था। मनसबदारी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। मुगल शासकों में अकबर ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, फलतः अकबर को इस व्यवस्था का जन्मदाता माना गया। मनसबदारी व्यवस्था में मुगल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी और यह मुगल प्रशासन का आधार स्तंभ थी। इस व्यवस्था में योग्यता के आधार पर पद प्रदान किए जाते थे, न कि वंशानुगत के आधार पर। इस व्यवस्था में मनसबदारों का स्थानांतरण भी होता था। वेतन के रूप में नगदी प्लस भूमि के रूप में नगदी और भूमि दोनों दिया जाता था। इस व्यवस्था में जागीरदारी व जमींदारी व्यवस्था का जुड़ाव भी कायम होता है। जागीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है। मनसबदारी व्यवस्था का जन्म मध्य एशिया में मंगोलों के अधीन हुआ था। इसमें पद दार्शनिक पद्धति व वरीयता पद्धति के अनुसार दिए जाते थे। पद दार्शनिक पद्धति या वरीयता पद्धति के अनुसार दिए जाते थे। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ में एकल अंकों में ही रखा था और इसे जात पद के नाम से जाना गया। जात पद से ही हमें मनसबदारों के पद क्रम व वेतन और स्वरों और सवारों की संख्या अर्थात घुड़सवारों की संख्या के बारे में पता चलता है। कालांतर में अकबर ने इसे और अधिक तार्किक बनाते हुए द्विआधारी अंकों में तब्दील कर दिया और इसमें जात पद के साथ सवार पद भी जोड़ दिया और सवार से तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या से था। मनसबदारों की कुल 13 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में 5000 का जात था और 5000 का सवार पद प्रदान किया जाता था। द्वितीय श्रेणी सेकेंड श्रेणी, इस श्रेणी में 5000 का जात और 3000 का सवार पद प्रदान किया जाता था। तीसरी श्रेणी में 5000 का जात और 2000 का सवार पद प्रदान किया जाता था। नोट: जात पद सवार पद के समान हो सकता था, लेकिन जात पद कभी भी सवार पद से कम नहीं हो सकता है। मुगलों की सबसे बड़ी मनसबदारी शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को दी थी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब बनाया था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का सृजन प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए किया था। अगर जहांगीर ने अपने समय काल में मनसबदारी व्यवस्था सुधार करते हुए एक अशफा और द्विअशफा की व्यवस्था की। इस व्यवस्था में अतिरिक्त वेतन दिए बिना जहांगीर ने घुड़सवारों की संख्या में वृद्धि कर दी। इससे कालांतर में सैनिक गतिशीलता में कमी आई। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत मासिक वेतन की पद्धति लागू की। इस पद्धति में जितने महालक मनसबदार कार्य करते थे उन्हें माह का वेतन दे दिया जाता था। जितने माह तक मनसबदार कार्य करते थे उन्हें उतने माह का वेतन दे दिया जाता था। औरंगजेब इसने मनसबदारी व्यवस्था पद्धति में मशरूत नामक एक नवीन पद्धति शुरू की। इसमें जब मनसबदारों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जाता था तब उनके पद में अचानक वृद्धि कर दी जाती थी। अकबर के बाद मनसबदारी पद्धति
निराशाजनक पद्धति और मनसबदारी पद्धति में निराशाजनक पद्धति विद्यमान रही और इसमें कई नकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिले। इसलिए कहा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था का सृजन करके अकबर ने मुगल प्रशासन को मजबूत बनाया, लेकिन जैसे ही व्यवस्था कमजोर हाथों में गई, मुगल राज्य कमजोर होने लगा। यह व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी। मुगलों के राजपूताना संबंध बाबर के समय में राजपूताना संबंध सैद्धांतिक रूप से प्रकट हुए, लेकिन इनको व्यावहारिक रूप से अकबर ने अपने समय काल में प्रदान किया था, अर्थात मुगल राजपूताना राजनीति का वास्तविक जन्मदाता अकबर ही था। अकबर ने राजपूत नीति का विकास मध्य एशिया और भारतीय राजनीति में एक शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए किया था। चूंकि अकबर जानता था कि भारत का राजपूताना वर्ग एक शासक वर्ग व योद्धा वर्ग के रूप में विद्यमान है, फलतः राजपूताना वर्ग को साथ लेकर ही मुगल साम्राज्य को स्थिर और मजबूत किया जा सकता है। फलतः अकबर ने राजपूताना राज्यों से संबंध स्थापित करने के क्रम में अपने पत्रों और दूतों को भेजा। इसी समय अकबर ने राजपूतों के बारे में कुछ बातें स्वीकार की। ये राजपूतों के वंश परंपरा में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। राजपूतों को मनसबदारी व्यवस्था या प्रथा में बिना भेदभाव के पद मिलेगा। राजपूतों को मुगलों की संप्रभुता स्वीकार करनी होगी। आमेर राज्य आज का वर्तमान क्षेत्र अलवर और जयपुर में है। प्राचीन भारत में महाजनपद युग में मत्स्य महाजनपद इसी क्षेत्र में विद्यमान था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। आमेर में कछवाहा वंश के राजा भारमल का शासन था। इन्हें बिहारी मल भी कहा गया। इन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जब यात्रा करने जा रहा था, तब यही समय मिलकर इसे अकबर की संप्रभुता स्वीकार की अपनी पुत्री जोधाबाई से विवाह करने की बात कही। इसके पश्चात वर्ष 1562 में ही भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया और उन्हें जोधाबाई और हरखाबाई के नाम से जाना गया। इन्हीं से अकबर को सलीम अर्थात जहांगीर पुत्र पैदा हुआ। अकबर ने जोधाबाई के लिए फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल बनवाया, जिसके अंतर्गत मंदिर व गाय थी। जोधाबाई भगवान दास की बहन व मानसिंह की बुआ थी। अतः स्पष्ट है कि मुगलों से अपना संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूताना राज्य आमेर था। इसने सर्वप्रथम मुगलों से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करके इनकी संप्रभुता स्वीकार की थी। अकबर के अन्य राजपूताना राज्यों से संबंध। अकबर ने अपने समय काल में अन्य राजपूताना राज्यों के खिलाफ आक्रमणकारी रूप अख्तियार किया था। अकबर और मेवाड़ राज्य
अकबर और मेवाड़ राज्य। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और बाबर के समय में यहाँ का शासक राणा सांगा था, लेकिन इसके बाद यहाँ का शासक उदय सिंह था। अकबर के उदय सिंह से संबंध कटुतापूर्ण थे, क्योंकि अकबर ने इनके खिलाफ आक्रमणकारी नीति अपनाई। अकबर ने उदय सिंह को पराजित करके मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार कराया। अकबर ने यह काम मेवाड़ के खिलाफ 1567 में प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उदय सिंह के बाद यहाँ के शासक महाराणा प्रताप बने। इन्होंने मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। हल्दी घाटी को हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्वरूप या रंग पीले अर्थात हल्दी के रंग का था। मेवाड़ के पराजित होने के बाद बूंदी, कोटा, जैसलमेरपुर, डोगरपुर, बांसवाड़ा जैसी राजपूत रियासतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस तरह अकबर ने ऐसी राजपूत नीति स्थापित की जिससे दोनों पक्षों को बराबर लाभ हुआ। जहांगीर और राजपूत संबंध। जहांगीर के समय में अकबर की राजपूत नीति ही विद्यमान रही। वैवाहिक संबंधों में राजपूतों को वरीयता दी और स्वयं मानबाई से विवाह किया और इन्हें शाह बेगम की उपाधि दी। जहांगीर ने राजपूतों को मनसबदारी में अकबर की तरह नियुक्ति प्रदान की, लेकिन जहांगीर ने भी मेवाड़ के परिप्रेक्ष्य में तत्परता दिखाते हुए आक्रमणकारी रुख अपनाया। जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। फलतः अमर सिंह ने अपने पुत्र युवराज कर्ण सिंह को मुगलों का सामना करने के लिए भेजा। मुगल सेनापति खुर्रम और युवराज कर्ण सिंह के बीच में हुए युद्ध के बाद वर्ष 1615 में मेवाड़ की संधि हुई। मेवाड़ की संधि 1615। यह संधि मुगल बादशाह जहांगीर एवं मेवाड़ के शासक अमर सिंह के बीच में संपन्न हुई थी। इस संधि में मुगलों की तरफ से खुर्रम ने और राजपूतों की तरफ से कर्ण सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। इस संधि के द्वारा मेवाड़ ने अर्थात अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता को स्वीकार किया। इस संधि के द्वारा मेवाड़ को अपनी सेना में वृद्धि न करने के लिए कहा गया। इसी संधि के द्वारा मेवाड़ के किले के ऊपर पुनर्निर्माण न करने का प्रतिबंध लगा दिया गया। मेवाड़ की संधि ने मुगलों और राजपूतों के मध्य चल रहे कठोरतापूर्ण संबंधों पर लगभग 15 वर्षों तक रोक लगाई। शाहजहां और राजपूत संबंध। शाहजहां ने अकबर के समय से चली आ रही राजपूत नीति में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। यह परिवर्तन बड़ा ही स्वाभाविक था, क्योंकि अब तक अधिकतर राजपूताना राज्यों ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। फलतः शाहजहां ने उत्तर भारत की ओर ज्यादा ध्यान न देकर दक्षिण भारत अर्थात दक्कन की तरफ ध्यान केंद्रित किया। शाहजहां ने मुगल मनसबदारी में राजपूतों को कम महत्व प्रदान किया था। शाहजहां ने राजपूतों के समय में वैवाहिक संबंधों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। औरंगजेब और राजपूताना संबंध। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था। प्रारंभ में राजपूतों को साथ लेकर मराठों एवं बीजापुर और गोलकुंडा
को पराजित करना चाहता था, इसलिए बड़े पैमाने पर राजपूतों को अपनी सेना में भर्ती किया। परिणाम स्वरूप सबसे ज्यादा राजपूत सैनिक व मनसबदार औरंगजेब की सेना में थे। औरंगजेब ने राजपूताना राज्य मारवाड़ के परिप्रेक्ष्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया, जिससे दोनों पक्षों को धन एवं जान की हानि हुई। औरंगजेब के समय में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लिया। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इसकी दो अलग अलग पत्नियों से दो बच्चों का जन्म हुआ। इसमें एक बालक की मृत्यु हो गई और दूसरा बालक अजीत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अजीत सिंह को राजपूताना मस्तिष्क दुर्गादास राठौर ने संरक्षण दिया। फलतः इसने औरंगजेब की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। इसी समय औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा दिया। इसका राजपूतों ने शीघ्र ही विरोध किया। इससे मुगल राज्य में अशांति और अराजकता बढ़ी, जिससे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। हालांकि मुगल साम्राज्य के पतन के अन्य कारण भी थे। इस प्रकार अकबर ने राजपूतों को अपने साथ लेकर मुगल साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन औरंगजेब ने राजपूतों के साथ अपना संबंध तोड़कर मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। मुगलों की भू-राजस्व नीति का जन्मदाता अकबर था। अकबर के पूर्व शेरशाह ने अपने समय काल में भूमि को उसकी उपजाऊ क्षमता के आधार पर कुल 3 भागों में विभाजित किया था: उत्तम, मध्यम और निम्न। अकबर ने भूमि के इस वर्गीकरण को तार्किक आधार प्रदान करते हुए कुल 4 भागों में विभाजित किया। पोजल भूमि अर्थात पोजल भूमि प्रथम श्रेणी की उपजाऊ भूमि थी। इस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। परती भूमि, पोलज भूमि। परती भूमि, इस भूमि पर 1 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर भूमि, इस भूमि पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर भूमि, यह उपजाऊ भूमि नहीं थी। अकबर के समय काल में भू राजस्व वसूलने की आईने 10 साला व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत अकबर ने अपने समय काल में भूमि के उत्पादन का 10% का औसत निकाला और उससे 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला। इसलिए इसे आईने 10 साला बंदोबस्त भी कहा गया। अकबर ने इस बंदोबस्त को अपने राज्याभिषेक के 24वें वर्ष अर्थात 1580-81 में इस व्यवस्था को लागू किया। हालांकि अकबर ने बटाई पद्धति के द्वारा भी भू राजस्व वसूला और बटाई पद्धति में मुख्यतः 3 प्रकार की बटाई विद्यमान थी। नंबर 1 खेत बटाई, लंक बटाई और राज बटाई। खेत बटाई, लंक बटाई और राज बटाई। अकबर के समय में मुख्यतः 2 प्रकार के किसान थे। नंबर 1 है खुद की जमीन पर खेती करने वाले, पाही काश्त, दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर का जन्म 1667 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम सलीम पड़ा। अकबर प्यार से शेखू बाबा पुकारता था। जहांगीर का विवाह आमेर के कचवाहा राज्य
राजा भगवान दास की पुत्री और मानसिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ। मानबाई को जहांगीर ने शाहे बेगम की उपाधि प्रदान की और इन्हीं से जहांगीर को खुसरो पैदा हुआ। खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोही रूप अपनाया, जिससे मानबाई ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। इन्हें प्रयागराज के खुल्दा बाग में दफनाया गया। कालांतर में जब खुसरो की मृत्यु हुई तब इसे भी प्रयागराज में दफनाया गया और यह स्थान आज भी खुसरो बाग के नाम से प्रसिद्ध है। जहांगीर ने उदयपुर की राजकुमारी योधाबाई और जगत गोसाई से अपना विवाह किया और इन्हीं से खुर्रम अर्थात शाहजहां पैदा हुआ। जहांगीर के परवेज और शहरयार नामक दो पुत्र थे, जहांगीर और नूरजहां। जहांगीर ने नूरजहां को पहली बार 1605 में पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मीना बाजार में देखा और आसक्त हो गए अर्थात फिदा हो गए। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा बेगम था। इसके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग और माता का नाम अस्मत बेगम था। भाई का नाम आशफ खान था। पति का नाम अली कुली पठान उर्फ शेर अफगान था। मेहरुन्निसा और अली कुली पठान को एक पुत्री थी जिसका नाम लाडली बेगम था। आशफ खां की पुत्री आसम खां को एक पुत्री थी जिसका नाम अर्जुमन बानो बेगम था। इसी को इतिहास में मुमताज के नाम से जाना गया, जिसका विवाह शाहजहां से हुआ था। अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर शासक बना तब उसने मेहरुन्निसा को राजमाता रुकैया बेगम की सेवा में लगा दिया। इसके पति का वध करवा दिया। वर्ष 1611 में जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से हुआ। इसी समय जहांगीर ने इसे नूरजहां और नूरमहली की उपाधि दी। जहांगीर ने इस समय इसके पिता मिर्जा गियास बेगम को एतमाद-दौला की उपाधि दी, इसलिए गियास बेग को एतमाद-दौला कहा गया। विवाह के बाद नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन पर जाती थी और शाही अध्यादेशों पर अपने हस्ताक्षर करती थी। अर्थात नूरजहां अति महत्वाकांक्षी महिला थी। नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था और नूरजहां ने मदद की थी। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहदरा लाहौर में दफनाया गया और यहीं पर इसका मकबरा है। शाहजहां 1627 से 1658। इसके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां का विवाह आशफ खां की पुत्री मुमताज से हुआ था। शाहजहां का मूल नाम शिहाबुद्दीन महमूद शाहजहां था। शाहजहां का प्रारंभ में नाम खुर्रम था। जहांगीर ने इसे अहमदनगर की विजय के बाद शाहजहां की उपाधि दी। शाहजहां को कुल 14 संतानें थी, लेकिन इसकी मृत्यु से पूर्व केवल 7 संतान ही जिंदा बचे थे, जिसमें कुल 4 पुत्र व 3 पुत्रियां थी। पुत्रों में दारा शिकोह, शाह-शुजा, मुराद, औरंगजेब। पुत्रियों में रोशन आरा, गोहन आरा और जहां आरा थी। शाहजहां के पुत्र और उत्तराधिकारियों का युद्ध। शाहजहां जब बीमार पड़ा तो इसके 4 पुत्र दारा शिकोह, मुराद, शाह-शुजा और औरंगजेब। दारा शिकोह, जहां आरा 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। दारा शिकोह
को जहां आरा ने साथ दिया, उसकी बहन जहां आरा ने मुराद को गौहन आरा ने इसकी बहन थी। शाह शुजा को किसी बहन ने साथ नहीं दिया। औरंगजेब को रोशन आरा ने साथ दिया। शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब, 3 पुत्रियां जहां आरा, गौरा आरा और रोशन आरा थी। उत्तराधिकार के युद्ध में जहां ये साथ थी। जब शाहजहां बीमार पड़ा 1657 में, तब दारा शिकोह दिल्ली में था, मुराद गुजरात में था, शुजा बंगाल में था और औरंगजेब दक्षिण भारत में था। बहादुरपुर का युद्ध 1657, शाह शुजा और दारा शिकोह के मध्य। दारा शिकोह के पास शाही सेना थी। शाह शुजा पराजित हो गया और दारा शिकोह जीत गया। बहादुरपुर से वापसी के पास है। अच्छा, ये बहादुरपुर वाराणसी के पास है। धर्मत का युद्ध 1657 जो कि उज्जैन के पास है। इसमें औरंगजेब और उसके भाई मुराद ने मिलकर दारा शिकोह को हरा दिया। फिर है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ आगरा के पास पड़ता था, ये भी 57 में ही। इसमें औरंगजेब और मुराद ने मिलकर दारा शिकोह को फिर से पराजित कर दिया। बाद में औरंगजेब ने मुराद को हरा दिया। बाद में औरंगजेब ने मुराद की हत्या कर दी। बाद में मुराद की हत्या औरंगजेब ने कर दी। अब है खजुआ का युद्ध 1658। खजुआ जो कि प्रयागराज में है। औरंगजेब वर्सेस शाह शुजा। औरंगजेब जीत गया और शाह शुजा हार गया। देवरई जो कि अजमेर में है 58 में। औरंगजेब ने दारा शिकोह को गिरफ्तार करके विधर्मी घोषित कर दिया। देवरई के युद्ध में यह अंतिम उत्तराधिकार का युद्ध था। इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को गिरफ्तार करके विधर्मी घोषित कर दिया। उसका हुआ।